नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़ कोसलिया भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। मुकेश चंद्राकर का हत्यारा दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। चंद्राकर का हत्यारा दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुख्य आरोपी रितेश चंद्राकर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 1 जनवरी 2025 से लापता बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश 3 जनवरी शाम सेप्टिक टैंक में मिली थी। मुकेश चंद्राकर के मोबाइल की आखिरी लोकेशन के पास एक बाड़े में बने सेप्टिक टैंक को पुलिस ने तोड़वाया तो उसमें मुकेश की लाश मिली। वहीं हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गहरा शोक व्यक्त किया है और सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप ने आज पत्रकार मुकेश चंद्राकर के अंतिम दर्शन किए और परिवारजन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के नृशंस हत्या की घटना से मन व्यथित है। भारी मन से उनके परिवारजनों से मिलकर भरोसा दिलाया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मामला है। हत्यारे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और कई दिनों से पत्रकार गुम चल रहे थे और जिसके बाद लोकेशन के आधार पर उनके फ़ोन की लोकेशन चेक की गई और फिर पता चला कि वो एक सेप्टिक टैंक में है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है? पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सुरेंद्र, आपको बता दूं कि जो मामला है ये बस्तर का बीजापुर जिला पड़ता है, जहां पर जो मृतक पत्रकार अपने भाई बंधु हैं उनके द्वारा एक बड़ा खुलासा होना था। जो सड़क निर्माण हो रहा था जिसके टेंडर 120 करोड़ के लगभग का टेंडर था, जिसकी भारी अनियमितता की जानकारी जो है उनको मिली थी। तो खबर को लेके काफी संवेदनशील व्यक्ति थे और वो जो है उसका बड़ा खुलासा करने वाले थे। उसी बात को लेकर जो अभी तक की जानकारी सामने निकल कर आई है कि जो सड़क निर्माण के ठेकेदार लोग हैं वही लोगों द्वारा मिलकर ये उनकी हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों में रोष देखने को मिला है। और साथ ही साथ राजधानी की बात कर ले तो राजधानी में आज उनको श्रद्धांजलि दी गई प्रेस क्लब द्वारा जो है यहाँ पर, और हम वहीं पर मौजूद है और यहाँ से एक शांति मार्च निकाल के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और आए दिन जो पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं अब देखने को मिल रही है, इससे पत्रकारों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। क्योंकि मनोज, जो पत्रकार हैं पत्रकारों में भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, तो पत्रकारों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं? जी बिल्कुल, जो पुष्पेंद्र आपको बता दूं कि जो आज प्रेस क्लब में बातें हो रही है, यहाँ पर काफी जो है रोज देखने को मिल रहा है सरकार के प्रति। सरकार जो है पत्रकारों को लेकर जो है चिंतित नहीं दिखती। कोई भी बात होती है उस बात राजधानी की भी बात कर ले तो राजधानी के एक निजी चैनल के पत्रकार को भी जान से मारने की धमकी मिली है खबर बनाने को लेकर। तो ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है पत्रकारों के साथ। इसकी जो है निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है यहाँ रायपुर राजधानी के प्रेस क्लब में। उसके बाद जो है आज राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा इस संदर्भ में। मनोज, क्योंकि पूरा मामला जो आपने बताया कि सड़क से जुड़ा हुआ था और जो टेंडर था उसको लेकर जो पत्रकार है वो ईमानदारी से बता रहे थे, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गए और उनकी हत्या कर दी गई। तो जो आरोपी हैं, आरोपियों के खिलाफ अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
जी उपेंद्र, आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी ट्वीट आया है जिन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं इस मामले में अब राजनीति सियासत ही छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है, जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में और बस्तर की बात कर ले तो बीजापुर बंद का आह्वान पत्रकार संघ द्वारा किया गया है, जो काफी बंद सफल देखने को अभी तक मिल रहा है। और आने वाले समय में अगर पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से पत्रकार जो है अपनी खबर जो सच्चाई रहती है खबरों को तो कैसे प्रकाशित, इन सब बातों को लेकर आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की तैयारी अभी यहाँ से जो है पैदल मार्च, शांति मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात चल रही है। जी मनोज, एक पत्रकार आवाज उठा देता है और जो दबंग लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके अंदर इनको इतना भी भय नहीं है कि वो एक पत्रकार को भी मौत के घाट उतार देते हैं। तो क्या कुछ सिस्टम वहां का बना हुआ है प्रशासन की तरफ से? पहले क्यों कुछ कार्रवाई नहीं की गई जब वो गुमशुदा चल रहे थे? जी बिल्कुल, जिस तरह से रुपेश चंद्राकर की हत्या हुई है, निश्चित रूप से शासन प्रशासन की पोल खोल दी है। और ये छत्तीसगढ़ में आए दिन जो है ये जो चाकूबाजी की घटनाएं जो है आम सी बात हो गई है। और इसको देखते हुए अब पत्रकार संघ भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर पत्रकारों में काफी जो है रोष देखने को मिल रहा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति आपको बता दूं, पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकार संघ जो है कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो चाकूबाजी की घटना है, जो हत्याएं हैं, वो लगातार रायपुर से सामने आती रही हैं, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वो सुध नहीं ले रहा है, जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल मौन है। और क्या कुछ आगे जो इंतजाम है सुरक्षा के, वो क्या कुछ करने की जरूरत है जो ये जो हत्याएं हैं, ये जो वारदात हैं, ये बंद हो? जी बिल्कुल, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी बन गया है। पत्रकार अपनी खबर कैसे जो है सच्चाई के साथ जो है लोगों को दिखा पाएंगे, इस बात को लेकर अब पत्रकारों में भी एक भय व्याप्त हो गया है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज छत्तीसगढ़ में अब देखने को नहीं मिल रही। अभी तक तो बातें थी आए दिन जो है चाकूबाजी घटना हो रही, रोज हत्याएं। आपको बता दूं अभी जो नए साल के पहले दिन ही 24 घंटे में 2 हत्याएं हो गई, माँ और बेटी की हत्या हो गई, राजधानी की बात है। तो ऐसे में अब निश्चित रूप से कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल या निशान खड़ा होना लाजमी बन गया है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल मनोज, और अगर हम दीपावली से अब तक बात करें ऐसी घटनाओं की, तो काफी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। उन दौरान हम और आप बात भी करते थे, लेकिन जो अब तक घटनाएं हुई हैं, आखिर क्यों इन पर रोकथाम नहीं की जा रही है? क्योंकि नए साल पर आपने बताया 2 हत्याएं हुई, दीपावली के दिन 6-7 हत्याएं हुई, और अब ये हत्याओं का दौर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूप से कहीं न कहीं जो है कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अब और बयां करती है। जो अब कानून व्यवस्था के नाम पर ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में एक सिर्फ हंसी का माहौल बन चुका है। कानून व्यवस्था के नाम से कुछ भी नहीं रह गया है। आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन लूटपाट की घटनाएं, आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार की घटनाएं देखने को मिल रही है। और प्रशासन से हाथ पर हाथ धरे बड़े बड़े वादे करता है, बड़ी बड़ी बातें चाहे वो। चलिए मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। तो पत्रकार की हत्या का मामला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ के चर्चित आबकारी घोटाला में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बेटे हरीश कवासी और तत्कालीन ओएसडी जयंत देवागन लखमा ईडी के समन पर पुजारी पार्क स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी ने 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की है। रात 8 बजे तीनों ईडी के दफ्तर से बाहर निकले। पूछताछ के दौरान ईडी ने लखमा को कई दस्तावेज दिखाए और पूछा कि यह उनके दस्तखत नहीं है या हैं। इस पर लखमा ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता। अधिकारियों ने मुझसे जहां कहा वहां मैंने दस्तखत कर दिए। इसके बाद ईडी ने लखमा से पूछताछ की वीडियोग्राफी कराई है। उनके बेटे और ओएसडी से दस्तावेज को वेरीफाई कराया गया है। वहीं कवासी लखमा को लेकर ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बस्तर के मजबूत कड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
लखमा जैसे ईमानदार आदमी कहीं नहीं मिलेंगे। आदिवासी आदमी है वो निर्दोष साबित होंगे। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, जो जानकारी है वो जानकारी उपलब्ध कराना चाहती है, चाहे वह छोटा आदमी हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो। एजेंसी समान रूप से जांच करती है। करेंगे, लेकिन मेरे जो अभी जब नया पालिका मेरा पर भरोसा है, आरोप लगने से मेरे घर से गाड़ी में कागज जितना था विधानसभा लेके आ रहा था, उसके अलावा मोबाइल से लेके जब्त किया है और कहीं पर नगद पैसा फूटी कोड़ी नहीं मिला है। तो आरोप को अगर सिद्ध करने में बहुत दिन लगेगा और आरोप तो सब कुछ का लगा सकते हैं। देखिए, ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो बस्तर में और प्रदेश में लोगों को दिखा कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण को हम इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और लखमा जी जैसे ईमानदार आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। एक आदिवासी है और सच्चा आदिवासी निश्चित रूप से ईडी की जांच में वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे और निरपराध घोषित होंगे। सभा में भी लखमा जी अच्छा बोलते हैं और एक सच्चे आदिवासी की तरह आदिवासियों की आवाज उठाते हैं। प्रदेश के जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी आवाज हमारे विधानसभा में उठाते हैं। निश्चित रूप से वे एक अच्छे वक्ता भी हैं और चुनाव के वक्त इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की साजिश है। बिना जांच के कोई एजेंसी किसी को दोषी नहीं बता सकती। अगर इस तरह से रिकॉर्ड मिलते हैं, रिकॉर्ड की जांच होती है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड की जांच नहीं होती। रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ जारी है, क्या कुछ अपडेट है? पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जो है 28 तारीख को ईडी ने कवासी लखमा समेत उनके करीबियों के यहाँ, उनके बेटे के यहाँ छापेमार कार्रवाई की थी और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला की बात है। शराब घोटाला की बात कर ले, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला माना जा रहा है। तो ऐसे में 2000 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है, जिसको लेकर ईडी लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही। उसी बात को लेकर कवासी लखमा जो पूर्व की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आबकारी मंत्री थे, तो कहीं न कहीं शराब घोटाले की बात थी, तो आबकारी मंत्री से पूछताछ भी होना ईडी जरूरी समझती है। तो इसी बात को लेकर जो है ईडी जो है छापेमार कार्रवाई की थी। उसके बाद कवासी लखमा को सम्मन जारी कर कवासी लखमा के साथ साथ उनके बेटे और उनके करीबियों को पूछताछ के लिए बुलाई थी। तो कवासी लखमा से करीब 8 घंटे पूछताछ ईडी द्वारा की गई। को लेकर कांग्रेस भी अब निशाना साधते नजर आ रही है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं अब ये ईडी की कार्रवाई को लेकर जो है कांग्रेस इसको जो है इसको एक राजनीतिक हथकंडा बता रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लेकिन वही ईडी की बात कर ले, ईडी का कहना है, ईडी ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट ट्विटर पे पोस्ट करते हुए ईडी ने कहा था कि उसके पास जो डिवाइस बरामद हुई है छापेमार कार्रवाई में कंप्यूटर से और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, तो उसके हिसाब से जो है इस पर जो है कवासी लखमा के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है और 50 लाख रुपए की कमीशन की बात जो है ईडी बार बार ये कर रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कहीं न कहीं ईडी के पास पुख्ता सबूत है और कवासी लखमा को कुछ वक्त ईडी द्वारा दिया गया है, जो 8 घंटे की पूछताछ के बाद जो जानकारी निकल कर सामने आई है। तो उनको ईडी पूरा समय दी है कि अपने सफाई में अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करें। तो कवासी लखमा ने यह बात मीडिया से शेयर की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कवासी लखमा को जो ईडी द्वारा समय दिया गया है उस पर अपने सच्चाई के कितने सबूत साक्ष्य जो है ईडी के समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं। जी
बिल्कुल मनोज, और कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी पर भी हमला बोला जा रहा है कि जब जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो ये जो कार्रवाई है ये शुरू हो जाती है। उधर भूपेश बघेल का कहना है कि एजेंसियां बेकार में ईमानदार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल पुष्पन, जब से ईडी की कार्रवाई फिर से ये शुरू हुई है शराब आबकारी घोटाला मामले में, तब से जो है छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है। और बात कर ले कांग्रेस अपने तरफ से आरोप लगा रही, चुनाव को देखते हुए बक्सर जो है छत्तीसगढ़ का बस्तर बहुत महत्वपूर्ण जो है संभाग माना जाता है। आपको बता दूं पुष्पन, बस्तर से ही छत्तीसगढ़ की सियासत में शुरू होती है, तो इसलिए जो है बस्तर एक प्रमुख स्थान माना जाता है। और इसको लेकर जो है अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी देखने को मिल रही है। वहीं पूर्व मंत्री जो है शिव डहरिया ने जो है कवासी लखमा को ईमानदार नेता बताया है, और साथ ही साथ कहा है कि वो बस्तर की आवाज उठाते हैं और अच्छा वक्ता है, जिसकी वजह से जो है इनकी आवाज दबाने का प्रयास ईडी द्वारा किया जा रहा है, ईडी का हथकंडा अपनाया जा रहा है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए जो है आरोप लगाया है। और वहीं बात करने बीजेपी के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ईडी जो है एक संवैधानिक संस्था है, एजेंसी है, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। चलिए मनोज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो भी स्थिति है, ईडी की जानकारी, जो जानकारी चाहिए, चाहे कोई छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य है वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें। लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। ईडी सभी बातों पर विचार करेगी और निश्चित रूप से ईडी को आपको सहयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का खबर जांजगीर चांपा से है, जहां प्रदेश के एकमात्र हथकरघा कॉलेज में कार्यवाही हुई है और सहायक संचालक हथकरघा को स्टॉक रिपोर्ट की जानकारी दी है, जिसको लेकर महेंद्र देवांगन पूर्व हथकरघा प्रदेश अध्यक्ष से रिपोर्ट भेजने के लिए 2 लाख रुपए की मांग रखी थी। आपको बता दें कि वरिष्ठ निरीक्षक हरे कृष्ण चौहान को 50,000 रुपए लेते रंगे हाथों एसीबी ने पकड़ा है, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। जो 3 बुनकर सहकारी समिति है जांजगीर जिला में, एक बजरंग कोसा, एक लक्ष्मी महिला और एक माया बुनकर सहकारी समिति मिजदा, इनका कुछ कारणवश छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा द्वारा इनका उत्पादन कार्यक्रम रोका गया था और उनका मजदूरी भुगतान भी रुका गया है। उसी संबंध में ये लोग जिला हाथकरघा के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा में आवेदन किया गया कि भाई हमारा पुनः बुनकर सहकारी समिति को संचालित किया जाए। तो छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा के में जो मेन अधिकारी हैं, उन्होंने जांच रिपोर्ट मंगाने के लिए जिला हाथकरघा जांजगीर चांपा को दिया गया था, जो ये लोग अपने स्तर से जांच भी कर रहे थे। उसी बीच में वरिष्ठ निरीक्षक जो चौहान हैं, हरे कृष्ण चौहान जी हैं, वो पैसे की डिमांड करने लगा। छत्तीसगढ़ में प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम में 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ कल्प का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस साल यह अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन 52 एकड़ के नए प्रस्तावित मेला स्थल में संपन्न होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन स्थित बैठक कक्ष में राजिम कुंभ कल्प के तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने शाही स्नान, गंगा आरती, सत समागम समेत कुंभ कल्प के प्रमुख आयोजनों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है। तो राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा और उसको लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। 12 फरवरी से 26 फरवरी तक ये आयोजन किया जाएगा। तो शाही स्नान के अलावा कई स्नानों को लेकर यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और तैयारियों को लेकर भी सीएम साय ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो बैठक में कई तरह की चर्चा की गई है। तो राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा, उसको लेकर सीएम साय ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो कुंभ कल्प को लेकर तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा भी सीएम ने की है। तो 12 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा
और उसको लेकर सीएम साय ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए तैयारियों का जायजा लिया है और कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश भी सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम साय ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और 12 फरवरी से 26 फरवरी तक जो आयोजन होगा कुंभकल्प का, उसको लेकर राजिम कुंभकल्प को लेकर समीक्षा की है। बेमेतरा जिले में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़ित परिजन सिटी कोतवाली पहुंचकर आरोपी के पूरे परिवार की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल यह पूरा मामला ग्राम कारेसरा का है, जहां के वर्मा परिवार के 15 से 20 लोग साहू परिवार के घर पहुंचे, जिसके बाद डंडे और चाकू लेकर परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में साहू परिवार के ही युवक की मौत हो गई तो वहीं एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम आज दिनांक सवेरे करीबन 9 बजे सूचना मिली कि 2 पक्षों में ग्राम कारेसरा में विवाद हो गए हैं और ईंट पत्थर चाकू से एक दूसरे को हमला किए हैं, जिसमें एक व्यक्ति सतवान की मृत्यु हो गई है। कितने लोग को अभी तक गिरफ्तारी हुई है, क्या है स्थिति? अभी पूछताछ किया जा रहा है और पूछताछ के बाद जो है जितने भी लोग हैं उनके। खबर बलौदाबाजार से है, जहां शराब के नशे में युवक धारदार तलवार लेकर लोगों में दहशत पैदा कर रहा था। मोहल्ले वासियों ने पुलिस को सूचना दी और थाना प्रभारी ने तुरंत पेट्रोलियम गाड़ी भेजकर गिरफ्तार करा लिया। नशे में धुत युवक न जाने क्या कर सकता था, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया और जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी हम जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? नशे में युवक ने लोगों के बीच हुड़दंग काटा है। शराब के नशे में युवक कंट्रोल के तलवार लहरा रहा था और आसपास के जब लोगों ने देखे तो नशे में भूत है, न जाने इसी जो तलवार थी इसमें कहीं वार कर सकता था, तो उसको लेकर तत्काल मोहल्ले वासियों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस से मौका देख के पुलिस के साथ भी इसके साथ बहुत आधा घंटे तक छिकाई चलती रही और तलवार लगाता रहा। बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल करके अपने काबू में पाकर उसको गिरफ्तार किया गया और आरोपी के खिलाफ धारा 25 और 27 आम एक्ट लगाया गया है, ताकि लंबे समय तक जेल में रहे और अपने और इस भविष्य में इसकी आदत न करे। पुलिस की कार्रवाई पर ले देख के मोहल्ले वासियों को सांस आई, फिर तो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। तो युवक इतनी शराब पिया हुआ था कि उसको होश नहीं था और तलवार को लहरा के मोहल्ले वासियों को बहुत चमका रहा था। जी प्रदीप, क्या युवक का किसी के साथ विवाद था या फिर वो लोगों में दहशत पैदा करने के लिए नशे की हालत में ऐसे ही तलवार लहरा रहा था? ये छत्तीसगढ़ में शराब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर शराब के नशे में ना जाने कितने लोगों की जान गई है। ये वही है कि यहाँ पर तो सभी लोग लगभग शराब पीते हैं और शराब के नशे में अपने अंजाम को देते हैं और मेन मुख्य कारण है शराब नशाखोरी मेन यहाँ का छत्तीसगढ़ मेन एक रोग टाइप का माना जाए तो कोई कम नहीं है कि शराब के नशे में रोज हत्या हो रही। रोज आप जब हम भी वैसे देख रहे हैं कि जब भी हो रहा है तो शराब के नशे में आदमी मर्डर करता है, हत्या करता है, सब मेन रोज नशाखोरी है। तो प्रदीप, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और आगे के लिए क्या कुछ लोगों को लिए जो एक प्राथमिकता होती है, क्या कुछ पुलिस की तरफ से बोला गया है? देखो, लगातार पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल है हर आम आदमी का बैठ के बोलते हैं कि चलिए प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रायपुर से है, जहां सरकार ने प्रदेश की नगर पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। अब साफ हो गया है कि नगर पंचायतों में तहसीलदार प्रशासक की भूमिका निभाएंगे और प्रदेश की कुल 95 नगर पंचायतों में प्रशासक प्रमुख हो जाएंगे। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
कोरबा में दबंगों के हौसले इस कदर हैं कि उन्होंने उद्योग मंत्री के प्रतिनिधि राजेंद्र पटेल को सरेआम तमाचा जड़ दिया। जमीन के विवाद को लेकर हंगामा हुआ। इस मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित विधायक प्रतिनिधि ने मानिकपुर चौकी प्रभारी नवीन पटेल पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत मंत्री लखनलाल देवांगन से भी की गई है। मानिकपुर पुलिस चौकी इलाके के दादर गांव की यह पूरी घटना है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।